वाले COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर पहुंच गए हैं। वहां पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में आज और कल दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और नेता शामिल होंगे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भी शामिल होंगी और उसके बाद उनके प्रतिनिधि और अधिकारियों का दल बैठक में चर्चा करेगा। ग्लासगो में पीएम मोदी सबसे पहले दोपहर 2 बजे अलग अलग समुदायों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे COP26 सम्मेलन का उद्घाटन समारोह होगा। पीएम मोदी शाम 5:45 पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 7 से 8 बजे के बीच राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज पर अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद 9:45 पर पीएम मोदी केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी और संग्रहालय जाएंगे। वहीं ग्लासगो में पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर वहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद थे। वहां भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। वहां मौजूद लोगों ने गाने गाए, डांस भी किया। साथ ही पीएम मोदी की मौजूदगी में लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम सभी एक ग्लासगो इंडियन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ग्रुप ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स हैं, और हम सभी यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं उन लोगों की मदद करते हैं। भारत से भी जो लोग आते हैं उनकी मदद करते हैं। चाहे कोविड में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। जो लोग स्ट्रगल थे, स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे थे, हमारा एक नारा है, भारत के बाहर भारत का निर्माण। इस नारे को लेके हम लोग सब साथ में चल रहे हैं। स्कॉटलैंड में आना इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग, और उनको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। और इससे पहले इटली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में विकास पर पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया भर के देशों में विकास की गति धीमी रही और इससे लोगों के बीच आर्थिक असमानता भी बढ़ी। उन्होंने कहा कि महामारी के उस दौर में भी भारत ने विकास के हर क्षेत्र में खुद को साबित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की त्रासदी झेल रहे छोटे देशों को विशेष सहायता की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने G20 के मंच से कहा कि महामारी के बाद आर्थिक रूप से जो सुधार हो रहे हैं उसका फायदा सभी तक पहुंचाना चाहिए। वहीं विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन अभियान पर बड़ी बैठक करेंगे। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि विदेश से लौटने के फौरन बाद प्रधानमंत्री 3 नवंबर को वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके तहत वो देश के 39 से ज्यादा जिलों के डीएम से बात करेंगे जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। 3 नवंबर को होने वाली इस बैठक में झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके बाद पीएम 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे, जहां वो केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और श्री आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है और बीजेपी ने इसके लिए एक खास प्लान भी बनाया है। सरकार की सख्ती के बाद भी पंजाब के कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। राज्य के जिन जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई उनमें मोगा भी शामिल है। जहां धर्मकोट रोड के दोनों ओर मौजूद खेतों में लगी पराली को किसानों ने आग के हवाले कर दिया। पराली जलने से उठने वाले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया और सड़क से जो लोग गुजरे उन्हें भी परेशानी हुई। एक पासे सरकारां किसानों ਨੂੰ अपील कर रही है कि खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਓ, लेकिन दूजे पासे ਜਿਹੜੇ ਆ किसान भी ਆਪਦੀ मजबूरी दस के खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीर राज्य के अमृतसर से भी सामने आई। वहाँ भी कुछ किसान धान की फसल काटने के बाद खेतों में बची पराली को आग के हवाले करते दिखाई दिए। इस सिलसिले में जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। ਇਹਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? सरकार ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਥੇ हवाई किले सारी जाते हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पराली जलाने से सीधा असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है और वायु प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली के लोगों को सांस लेना तक दूभर हो जाता है। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर मंडराने लगा है। दिवाली के मौके पर बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ती हुई भीड़ को देखकर तो यही लग रहा है मानो लोग एक बार फिर खुद ही कोरोना की महामारी को न्योता दे रहे हो। दिल्ली हो, मुंबई, इंदौर या फिर चेन्नई, शहर अलग अलग हैं, लेकिन बाजारों की तस्वीरें एक जैसी हैं। दुकानों पर जमा लोगों की भीड़ में लोग आपस में नहीं बल्कि मास्क से दूरी बनाए दिखे। ज्यादातर लोगों के चेहरे से मास्क गायब दिखे और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को दावत तो नहीं दे रही।
वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां दिवाली की खरीदारी करने के लिए बाजारों में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी। इंदौर के राजबाड़ा बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखाई पड़ी, जो दिवाली से पहले दुकानों पर खरीदारी करती हुई नजर आई और वहां ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो मानो किसी को परवाह ही नहीं थी। और राजबाड़ा इंदौर का वही इलाका है जिसे पिछले साल रेड जोन में रखा गया था। कोरोना फ्री होने के बाद एक बार फिर 30 अक्टूबर को इंदौर में कोरोना के 8 मरीज मिले, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। वहीं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पूर्व अध्यक्ष अक्षय धालीवाल ने भीड़ की वजह से कोरोना के बढ़ते खतरे की आशंका जताई। सर, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, बीच में केसेस काफी डाउन हुए थे, क्या ये फेस्टिवल की वजह से ये सब हो रहे हैं? क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, जो कोरोना का इन्फेक्शन है ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो 2 फैक्टर हम कहते हैं साइंस में। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है वो ये जो है वो चीज़ जहाँ पर भी ओवर क्राउडिंग हो रही है, जहाँ पर भी बहुत से लोगों का मिलन हो रहा है, जो फेस्टिवल अभी जैसे गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल गया, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल गया, विजयदशमी का फेस्टिवल गया, तो इसमें अपने यहाँ कहा जाता है कि उत्सव हैं। ये उत्सव का मतलब हुआ कि उत्सर्ग कि मन में इच्छा होती है कि जो है वो हम सबके साथ बैठें और एक उत्सव का माहौल जो है वो रहता है, उसमें मिलना जुलना, और इसकी संभावना जो है वो थी। बाजारों में बढ़ती भीड़ की डरा देने वाली तस्वीरों के बीच एक आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। न्यूज 18 के रवि सिंह की खबर के मुताबिक देश के 13 राज्यों के 48 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज 50% से कम लोगों को लगाई गई है। 2 नवंबर से टीकाकरण के लिए चलाए जाने वाले केंद्र सरकार के हर घर दस्तक महाअभियान में इन 48 जिलों में वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर रहेगा। केंद्र सरकार का ये अभियान 2 नवंबर से शुरू होकर 1 महीने तक चलेगा। यूपी में अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि का काबुल नदी के जल से अभिषेक किया। अफगानिस्तान की एक बच्ची ने काबुल नदी के जल को रामलला पर चढ़ाने की गुजारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी, जिसे अमल में लाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच सबसे पहले काबुल नदी के जल को गंगा जल में मिलाया और फिर उन्होंने दोनों ही नदियों के पवित्र जल से राम जन्मभूमि का अभिषेक किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए रामलला से प्रार्थना की। बेटियों और बहनों के उस दर्द के साथ अपने आप को, अपनी संवेदना को, अपने देशवासियों की संवेदना को जोड़ते हुए उस पवित्र जल को यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि को समर्पित कर सको। इस जलाभिषेक के बाद सीएम ने रामलला के दर्शन किए और दिवाली के मौके पर वहां होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लिया। असम में एक भीषण सड़क हादसे में 5 यूट्यूबर की मौत हो गई। असम के दरांग में तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि कार में सवार 8 लोग यूट्यूबर थे और एक वीडियो शूट करके लौट रहे थे। दिवाली, गुरु पर्व और छठ पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने एनसीआर में आने वाले सभी 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों के हक में नहीं बोलने और बीजेपी पर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। दिल्ली में आज से सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए। नियमों के मुताबिक एक क्लास में केवल 50% क्षमता के साथ बच्चों को बैठने की इजाजत होगी। साथ ही स्कूल में उन्हीं कर्मचारियों को आने की इजाजत होगी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। बिहार के मधुबनी में बढ़ते मच्छरों के आतंक ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है, जिसके बाद लोगों ने जानवरों के लिए भी अलग से मच्छरदानी बनवाई और उसी के अंदर उन्हें बांधना शुरू कर दिया। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में एक सांड ने एक बुजुर्ग महिला पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सीसीटीवी तस्वीरों में बुजुर्ग महिला सांड को घर में घुसने से रोकती दिखाई दी और इसी बात से नाराज सांड ने उन पर हमला कर दिया।
यूपी के अमरोहा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया है। वहां नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया और आरोप है कि नाबालिग लड़की का कुछ समय पहले रेप किया गया था, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई थी। लड़की के परिवार ने हत्या का शक जताते हुए रेप के आरोपियों पर ही लड़की की हत्या का आरोप लगाया। और यही नहीं, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी समय पर कार्रवाई नहीं करने और आरोपी पक्ष का साथ देने का आरोप लगाया। फिलहाल शिकायत मिलने पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिर जल्दी हमने इसे उतारा, आदमपुर के लिए लेके जा रहे थे, ढेंकला गांव से वापसी लेकर आए, फिर हाथ पैर लटक गए उसके। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तहरीर दी थी, एक बार आई, तहकीकात करके चली गई, चाय नाश्ता करके, उसके बाद दोबारा नहीं आई। दिवाली से पहले देश भर के बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़ ने टेंशन बढ़ा दी। देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, वहीं कई राज्यों में एक बार फिर इस महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद लोगों पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। दिल्ली के सदर बाजार से जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली थी। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए सैकड़ों लोग वहां खरीदारी करते दिखाई दिए। बाजार में भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं दिखी। चारों तरफ लोगों का हुजूम दिखाई दिया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि किसी को भी कोरोना का डर हो। ऐसे में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करना पूरी तरह बेमानी था। कई लोग तो बिना मास्क के ही घूमते नजर आए। टोके जाने पर ऐसे लोगों के पास वाहनों की भी कोई कमी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल बचना चाहिए, लेकिन हम सेफ्टी के साथ चल रहे हैं। मास्क है मेरी जेब में, अभी लगाया नहीं है मैंने। दिल्ली के लाजपत नगर का भी यही हाल रहा। वहाँ भी किसी को कोरोना का खौफ नहीं था। भीड़ से बचने के बजाय लोग बाजार में जुटते चले गए। दिवाली की खरीदारी के जोश में लोगों ने कोरोना के सभी नियमों को भुला दिया। और इसी तरह दिल्ली के कई दूसरे बाजारों में भी भारी भीड़ नजर आई। तो वहीं मुंबई के लोगों पर भी दिवाली की खरीदारी का जुनून ऐसा चढ़ा कि उन्होंने सभी नियम ताक पर रख दिए। वहाँ तो लोगों के बीच पटाखे खरीदने की होड़ दिखी। पटाखों की दुकान पर लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े रहे। बड़ों के साथ बच्चे और महिलाएं भी भीड़ में शामिल नजर आईं। डर तो है थोड़ा, वैसे हम लोग आए तभी देखा, बट हम लोग प्रिकॉशन से ही ये सब चीजें कर रहे हैं। देश के कई दूसरे शहरों से भी भीड़ भाड़ की इसी तरह की तस्वीर सामने आई। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील एक बार फिर मशहूर फिल्म कश्मीर की कली के सुरीले गीतों से गूंज उठी। कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने वहां 1 हफ्ते तक चलने वाले फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा फिल्म फेस्टिवल नहीं। इसके लिए डल झील को फ्लोटिंग थिएटर यानी तैरते हुए सिनेमा घर में बदल दिया गया। एक खुली हुई नाव में 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जबकि दर्शकों को आसपास तैर रही हाउस बोट में बैठाया गया। फेस्टिवल की शुरुआत हुई शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माई गई मशहूर फिल्म कश्मीर की कली से। ऐसा लगा जैसे डल ही नहीं, पूरा श्रीनगर 1964 के उसी पुराने दौर में लौट गया हो। डल के बीचों बीच खुले आसमान के तले एशिया के पहले इस अनूठे तैरते थिएटर ने कश्मीर की कली के रोमांस को एक बार फिर जिंदा कर दिया। आसपास हाउस बोट में बैठे दर्शक भी ठंडी हवाओं और कहवे की चुस्कियों के बीच फिल्म का मजा लेते दिखे। कई दर्शक शिकारा कही जाने वाली छोटी नावों पर भी सवार दिखे। झील के किनारे भी लोगों की भीड़ नजर आई। क्योंकि कश्मीर के इतिहास में ऐसा पहली बार जो हुआ था और इस फिल्म फेस्टिवल को खास बनाने के लिए पूरे इंतजाम भी किए गए थे। और जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, रोशनी से जगमग शिकारे झील पर तैरते हुए आगे बढ़ने लगे। इन नावों में पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर पहुंचे कलाकार सवार थे, जिन्होंने तैरते हुए शिकारे में ही कई तरह के कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान लेजर लाइट शो भी दिखाया गया। पूरी डल झील रंग बिरंगी रोशनियों से नहा उठी। समीर वानखेड़े के परिवार ने रामदास आठवले से मुलाकात की। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात की, जिसके बाद आठवले ने नवाब मलिक के जरिए समीर वानखेड़े पर लगाए गए धर्मांतरण के आरोपों को साजिश करार दिया। मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर इटली में हुए G20 की बैठक के दूसरे सेशन में हिस्सा लिया। इससे पहले पीएम मोदी और दूसरे नेताओं ने रोम में ट्रेवी फाउंटेन का दीदार किया। यूपी के गोरखपुर में प्रियंका गांधी कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने महंगाई और कानून व्यवस्था समेत दूसरे कई मुद्दों पर यूपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा खड़े थे जब वो ये कह रहे थे।
यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा हरदोई पहुंची। इस दौरान अखिलेश यादव ने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और लखीमपुर हिंसा समेत दूसरे कई मुद्दों को उठाया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की रही है, उसी कांग्रेस के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। स्पेन के मैड्रिड में इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस लाइट फेस्टिवल में दुनिया भर से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने रंग बिरंगी लाइटों से शहर की प्रसिद्ध इमारतों पर ऐसी शानदार कलाकृतियां उकेरी जिसे देखकर फेस्टिवल में आए लोग खुशी से झूम उठे। कोरोना काल में हुए इस लाइट फेस्टिवल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचे, जो इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाए। लाइट और साउंड के इफेक्ट से एक ऐसा मायाजाल वहाँ की इमारतों पर बुना गया, जिसे लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते नजर आए। इमारतों को ही नहीं, वहाँ के पेड़ों को भी शानदार लेजर लाइटों से रोशन किया गया। फ्रांस के वर्साई से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां की पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में छापेमारी और बंधकों को छुड़ाने का अभ्यास किया और इस अभ्यास के जरिए आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी परखी गई, जिसमें फ्रांस की एलीट पुलिस यूनिट के जवान एक इमारत में अभियान चलाते दिखे। आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान उस इमारत में दाखिल हुए और तलाशी शुरू की। बंद दरवाजों को धमाके से उड़ाने का भी अभ्यास किया गया। अभ्यास का मकसद हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई करना और इमारत में छिपे बदमाशों को ढेर करना था। इसके लिए जवान पूरी तरह तैयार नजर आए। अभ्यास के दौरान ड्रोन और रोबोट की भी मदद ली गई। ये रोबोट जवानों को अंदर के हालात की जानकारी देते दिखे। इनसे मिलने वाली तस्वीरों और जानकारियों की मदद से जवानों ने अपने अभियान को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। हरियाणा के सोनीपत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी ने सरकारी बस में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद लोगों ने भी उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी नशे में था और उसने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही बस करीब के बस अड्डे पर पहुंची, रोडवेज के कर्मचारी इकट्ठा हो गए और उस आदमी को नीचे खींच लिया। गुस्साए कर्मचारियों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। एक आदमी तो उसे पीटने के लिए लाठी तक उठा लाया। इसके बाद तो लाठी से भी उसकी पिटाई की गई। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। जिसको मौका मिला उसी ने अपना हाथ साफ किया। आरोप है कि नशे में धुत उस आदमी ने बस के कर्मचारियों के अलावा यात्रियों के साथ भी मारपीट की। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ ले गई। ओडिशा के पंचायती राज मंत्री की तबीयत बिगड़ गई। ओडिशा के पंचायती राज मंत्री प्रताप जैना को कंधमार से भुवनेश्वर एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। कंधमार के फूलबनी दौरे में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर लिया गया। इस दौरान डॉक्टरों की एक टीम उनके साथ मौजूद रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सावरकर और सुषमा स्वराज के नाम पर 2 नए कॉलेज खोलने का फैसला लिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर महाराजा सुहेलदेव को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। जिस महापुरुष ने देश को गुलाम होने से बचाया, उनके नाम पर न कोई स्मारक, न कोई संस्था का नाम। भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ने 260 जवान गृह मंत्रालय के विशेष ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किए गए। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर इन 260 जवानों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के विशेष ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें लद्दाख में चलाए गए विशेष अभियानों के लिए दिया गया। आईटीबीपी के जवानों ने बर्फीले पहाड़ों पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के जरिए मुश्किल हालात में देश की सीमाओं की रक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी सुरक्षा एजेंसियों से भी बेहतर तालमेल रखकर देश की रणनीतिक योजना को पूरा करने में सहयोग दिया। इसके पहले 15 अगस्त को भी पूर्वी लद्दाख में तैनात आईटीबीपी के 20 जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। यूपी के सहारन सुल्तानपुर में एक गहने के कारोबारी को कुछ बदमाशों ने लूट लिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कुछ बदमाशों ने एक गहनों के कारोबारी से 2.5 लाख के गहने लूट लिए। ये घटना उस वक्त हुई जब व्यापारी अपनी दुकान से घर लौट रहा था। तभी कुछ बदमाश उसके पास पहुंचे और उसकी आंखों में मिर्च डालकर गहने लूट लिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक रसगुल्ले बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की और भारी मात्रा में खराब रसगुल्लों को जब्त किया। साथ ही कई इस तरह की मिठाई बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई।
मध्य प्रदेश के सागर में सरसों के तेल से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही मिनटों में पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद ट्रक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। हालांकि ट्रक का ड्राइवर किसी तरह ट्रक से बाहर निकल गया, लेकिन पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। सीबीआई और ईडी जांच के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने इस तरह की जांच को कांग्रेस की देन बताया और बीजेपी पर भी कांग्रेस की राह पर चलने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। जयपुर में एक बदमाश ने बीच सड़क पर एक महिला से सोने की चेन छीन ली। इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं, जिनमें एक बदमाश बाजार से लौट रही इन महिलाओं का पीछा करता हुआ दिखाई दिया और मौका मिलते ही उसने एक महिला की चेन छीनी और भाग गया। हरियाणा के करनाल में एक ट्रक और तेल के टैंकर में आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तेल के टैंकर में आग लग गई। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि ड्राइवर को भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और उसकी आग में झुलसकर उसकी मौत हो गई। अफ्रीकी देश सूडान में तख्ता पलट के बाद से सेना के खिलाफ शुरू हुआ हिंसक संग्राम छठे दिन भी जारी रहा। दावा किया गया कि जब से सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से अब तक 10 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि सेना ने जल्द ही अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया, लेकिन वहां के लोग सेना की नीयत पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिखे और लगातार छठे दिन सड़कों पर उतरे। राजधानी खर्तूम में एक बड़ा मार्च निकाला गया। वहां की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात थी, लेकिन उनकी परवाह किए बगैर हजारों लोग घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई। इस मार्च में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। सूडान का झंडा लेकर पहुंचे लोगों ने अपने तीखे तेवरों से जता दिया कि उन्हें सेना का शासन कतई मंजूर नहीं। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर कई रास्ते बंद कर दिए। हालांकि हिंसक प्रदर्शन के बीच सुरक्षा बल और उनकी गाड़ियां हालात संभालने की कोशिश करती दिखी, लेकिन लोग भी मुश्किल से हासिल हुए लोकतंत्र को गंवाने के लिए तैयार नहीं दिखे। युद्ध की आग में झुलस रहे यमन में एक दक्षिणी हिस्से में बसे एडन शहर में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और यह धमाका एडन के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में हुआ, जिसकी वजह से वहां सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि कुछ गाड़ियों के तो नामो निशान तक मिट चुके थे। कुछ इमारतें भी इस धमाके की चपेट में आ गईं, जिसके तुरंत बाद वहां एम्बुलेंस की कई गाड़ियां पहुंच गईं। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया। वहां राहत और बचाव के काम में आसपास के कई लोग भी पुलिस प्रशासन की मदद करते दिखाई दिए। देहरादून में बड़ा सड़क हादसा हो गया। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। रिपोर्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैसेज आया है कि उसमें राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी ने बुधवार को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। आज मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। पंजाब के लुधियाना में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद बुझा दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंदिर पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गई। सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है, श्री रामचंद्र की जो ऊपर मुकुट है उनकी, जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और आशीष दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी।
मुंबई और आसपास के इलाकों में करीब 1.5 साल बाद सुबह से ही पहले की तरह 100% लोकल ट्रेनें चलने लगेंगी। हालांकि अभी कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगवा चुके लोग ही इनमें सफर कर सकेंगे। पिछले साल कोरोना के खतरे की वजह से इन ट्रेनों को रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको तनख्वाह, पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। हरियाणा के फरीदाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक सांड ने 90 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया और बताया गया कि सांड के हमले में महिला को काफी गहरी चोटें आई हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और इस घटना से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। इसमें साफ दिखा कि सांड ने महिला को अपनी सींगों पर उठाकर पटक दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि महिला कई फीट ऊपर उछल गई और जोर से जमीन पर आ गिरी। इससे पहले बुजुर्ग महिला अपने घर के दरवाजे पर आराम से बैठी थी। वो इतनी उम्रदराज और कमजोर थी कि लाठी के सहारे भी मुश्किल से चल पा रही थी। जैसे वो गेट की तरफ बढ़ी, वहाँ एक सांड आ गया। महिला ने सांड को लकड़ी से भगाने की कोशिश की, लेकिन इसी बात से सांड इतना नाराज हो गया कि एक ही झटके से महिला पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। महिला को इतनी गहरी चोटें आई कि वो उठ भी ना सकी। कई लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार के लोग आवारा पशुओं पर प्रशासन की नजरअंदाजी से नाराज दिखे। बहुत प्रचार किया जाता है, लेकिन इसका कोई भी एक पूर्ण उपाय जो है वो सरकार ने नहीं सुझाया। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद से पूरे इलाके में आवारा जानवरों की दहशत फैल गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया और कल हरदोई में हुई रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से करते हुए कहा कि उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले और वकील बने और आजादी दिलाई। सरदार पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटेगा। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश के बयान पर निशाना साधा और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बताया। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान वसूल करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? और अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा, विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है। कहकर अखिलेश जी ने देश के महापुरुषों का अपमान किया है। समय रहते देश को ये समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आजादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी हैं, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। वहीं बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी अखिलेश के बयान पर उनको घेरा और उन्हें इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लौह पुरुष सरदार की तुलना जिन्ना से की है और ये कहा है देश की आजादी में सरदार पटेल की तरह से नेहरू और जिन्ना का भी रोल था। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए।
दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के साओ पाउलो में मौजूद एक गुफा का कुछ हिस्सा ढह जाने से हादसा हो गया। इसमें एक आदमी की मौत होने का दावा किया जा रहा है और बताया गया कि बचाव अभियान की एक टीम वहां ट्रेनिंग करने पहुंची थी, जो हादसे की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीम में शामिल कई लोग मलबे के बीच फंस गए। हादसे के शिकार लोगों को बचाने के लिए दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और गुफा में फंसे लोगों को एक के बाद एक करके निकाला गया। कई लोगों को गहरी चोटें आई, जिन्हें तुरंत प्राथमिक इलाज दिया गया। एक आदमी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद वहां दहशत का माहौल दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग करने गए 27 लोग मलबे में फंसे थे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैरिकेड हटाए जाने के बाद कुछ रास्ते तो खुल गए, लेकिन अहम रास्ते अभी भी बंद हैं और जिस वजह से लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। जिसकी तस्वीरें दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर से सामने आई। वहां बैरिकेड हटाए जाने के बाद पैदल चलने वालों, स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए तो रास्ते खुल गए, लेकिन बड़ी गाड़ियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। बॉर्डर पर किसानों के डटे होने से वहां सड़क पूरी तरह खुल नहीं पाई। इस मुद्दे पर वहां कोई हंगामा न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान तैनात दिखे। किसान है वो अभी भी डटे हुए हैं, वो हट नहीं रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, उसके वजह से पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर का भी यही हाल रहा। वहाँ भी पत्थरों के बड़े बड़े बैरिकेड हटा लिए गए थे। बावजूद इसके आम लोगों के लिए वहाँ रास्ता अभी भी नहीं खुल सका। पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए हैं, जो पत्थर के बड़े बैरिकेड से वो हटा लिए, लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं। लोगों की इस परेशानी के लिए राकेश टिकैत तो पुलिस और सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते दिखाई दिए। जब तक दिल्ली पुलिस सरकार यहाँ बैठी रहेगी, उनके टेंट लगे रहेंगे, हम यही रहेंगे। उनके टेंट हटवाओ पहले सब। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए ताकि किसी तरह कोई बवाल खड़ा ना हो। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद भी ट्रैफिक पूरी तरह से नहीं खोला जा सका, क्योंकि बैरिकेडिंग हटाने के बाद भी किसान पहले की तरह ही सड़क के बीच में डटे हुए हैं और पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द सड़क खाली कर ट्रैफिक को पहले की तरह खोलने की कोशिश में है। लेकिन इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर धरना दे रहे किसानों को हटाने की कोशिश हुई तो किसान दिल्ली कूच करेंगे और पीएम आवास के बाहर दिवाली मनाएंगे। शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई दंगा नहीं कर रहे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार छेड़खानी करती है किसानों से, अगर कोई किसानों को जबरदस्ती की उठाने की तैयारी करती है, तो फिर हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और पूरे हरियाणा क्या पूरे देश के किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां एक लड़का अपनी जिद मनवाने के लिए गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर लेने की धमकी देने लगा और बताया गया कि लड़का अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता था, लेकिन लड़की के परिवार वालों की वजह से ऐसा हो न सका, जिससे परेशान लड़का पेड़ पर चढ़ गया। इस दौरान उसने गले में फांसी का फंदा डाल रखा था, जिसका एक सिरा पेड़ की टहनी से बंधा हुआ था। इसकी खबर लगते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद उसे मनाने और पेड़ से नीचे उतरवाने की कोशिश शुरू हुई। एक पुलिस वाला मोबाइल से इसका वीडियो बनाता हुआ नजर आया। दावा किया गया कि पेड़ पर चढ़े लड़के ने उसकी प्रेमिका से उसे मिलवा देने की शर्त रखी और धमकी दी कि अगर उसकी शर्त पूरी नहीं की गई तो वो आत्महत्या कर लेगा। इस बीच लड़का रो रो कर अपनी बात कहता नजर आया। लोग उसकी जिद मान लेने का भरोसा देते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माना। बाबू भैया खड़े, बिन के संग जा रहा हो, बिन के संग बजाए नहीं बोल। लड़के का ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। लोगों के मुताबिक लड़के के प्रेम संबंध के बारे में लड़की के परिवार वालों को पता चल गया था, जिसके बाद उनके मिलने पर रोक लगा दी गई थी।